हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। और मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हैं, और भी स्पोर्ट साइकोलॉजी के हैं। ठीक है, खेल मनोविज्ञान के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और ख़ासकर फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ से 180 नंबर से हम आगे देखेंगे, पहले हो चुका है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रेसमर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है। ठीक है, तो क्रेसमर की बात की गई है यहाँ पे। तो इन्होंने क्रेसमर ने चार वर्गों में व्यक्तित्व का मतलब वर्गीकरण किया है। ठीक है, कौन कौन से कितने हैं, 4 हैं टोटल। और कौन कौन से हैं, एक तो इनका पहला सॉरी जो पहला है वो पिकनिक है। ठीक है, दूसरा जो एथलेटिक्स है, और तीसरा जो है आस्थेनिक लिप्टोसोमेटिक है। ठीक है, कौन सा है तीसरा, आस्थेनिक लिप्टोसोमेटिक है। और जो चौथा है डाइस प्लास्टिक, ठीक है, जिसे हम मिश्रित काय कहते हैं। डायस प्लास्टिक है जिसे हम मिश्रित काय कहते हैं। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ एक बार। क्रेसमर ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण बताया है उसमें 4 प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के। कौन कौन से, पिकनिक यानी जिसे हम नाटा कहते हैं, नाटे यानी छोटे कद वाला व्यक्ति। ठीक है, नाटा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो बताया है एथलेटिक यानी जो जिसे हम स्थूल काय या खिलाड़ी टाइप से बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरे पर है आस्थेनिक लिप्टोसोमेटिक जिसे हम शक्तिहीन या फिर निर्बल या दुर्बल बोल सकते हैं, इस प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। फिर चौथे पे जो है डायस प्लास्टिक मिश्रित जिसे हम मिश्रित काय बोल सकते हैं। ठीक है, ये किसके थे, ये थे क्रेसमर के व्यक्तित्व के 4 प्रकार। ठीक है, मतलब क्रेसमर ने व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्ति का कितने भागों में बांटा है, 4 प्रकार से बांटा है। ठीक है, 4 प्रकार से बांटा है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर क्या है हमारा, दूसरा नंबर हो जाएगा, सेल्डन के एंडोमॉर्फिक वर्गीकरण में कैसे व्यक्ति शामिल होते हैं। तो इसमें शामिल होते हैं मोटे, कोमल और गोल शरीर वाले आराम पसंद लोग। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, सेल्डन के एंडोमॉर्फिक वर्गीकरण में कैसे व्यक्ति शामिल होते हैं या शामिल हैं। तो मोटे, कोमल, गोल शरीर वाले व आराम पसंद जो व्यक्ति होते हैं वो जो है सेल्डन के एंडोमॉर्फिक वर्गीकरण में शामिल होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ जो यहाँ पे एक समझने वाली बात है, जो सेल्डन है। ठीक है, सेल्डन ने व्यक्तित्व के जो वर्गीकरण किया है तो उसमें 4 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है, 4 प्रकार से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। सॉरी, सेल्डन ने 3 प्रकार से किया है। ठीक है, क्रेसमर हो गए, फ्रेचनर हो गए। ठीक है, क्रेसमर और फ्रेचनर ने इन्होंने व्यक्तित्व का 4 प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार में मतलब 4 तरफ से वर्गीकरण किया है। ठीक है, जबकि सेल्डन ने व्यक्तित्व के आधार पर भी 3 प्रकार बताए हैं और स्वभाव के आधार पर भी 3 ही बताए हैं। तो इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है कि किस मतलब मनोवैज्ञानिक ने मतलब व्यक्तित्व और स्वभाव दोनों में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है या स्वभाव के आधार पर किया है, तो सेल्डन हो जाएंगे। ठीक है, सेल्डन ने व्यक्तित्व के आधार पर भी 3 प्रकार बताए हैं और स्वभाव के आधार पर 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं सेल्डन के। तो व्यक्तित्व का हम देखते हैं पहला सेल्डन का, तो हो जाता है इंडोमॉर्फिक जिसे हम कोमल काय शरीर वाले कहते हैं। ठीक है, और इसी को जब स्वभाव की बात करते हैं तो स्वभाव में होता है यही जिसको हम इंडोमॉर्फिक कहते हैं, यही होता है विस्रोटोनिया। ठीक है, व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण पहला है इनका इंडोमॉर्फिक, उसी को हम स्वभाव के आधार पर देखेंगे तो विस्रोटोनिया हो जाएगा। ठीक है, और इसमें इंडोमॉर्फिक या विस्रोटोनिया में किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं, तो इसमें छोटे, नाटे कद वाले और वसा युक्त जिसे हम चर्बी युक्त बोलते हैं, और भोजन पसंद, आराम पसंद और हंसमुख और मिलनसार होते हैं, एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और हंसमुख होते हैं, प्रसन्न चित्त वाले होते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो व्यक्ति होते हैं या इस प्रकार का जो भी व्यक्तित्व रखता है वो क्या कहलाता है, सेल्डन का इंडोमॉर्फिक या विस्रोटोनिया। ठीक है, अगला देखते हैं सेल्डन का जो दूसरा है, सेकंड वाला। ठीक है, कौन सा, सेकंड वाला जो है उसको देख लेते हैं, वो क्या है। मतलब सेल्डन ने जो व्यक्तित्व का दूसरा प्रकार बताया है कि तो मीसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आता है, मीसोमॉर्फिक आता है जिसे हम सुडौल काय बोलते हैं। ठीक है,
सेल्डन का दूसरा प्रकार कौन सा है वर्गीकरण का, तो मीसोमॉर्फिक होता है, जिसे हम सुडोलकाय बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम जो स्वभाव की बात करें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोमेटोटोनिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सोमेटोटोनिया। ठीक है, और इसमें किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं, इसमें आते हैं मजबूत शरीर वाले, चौड़ा सीना होगा उनका, और मतलब आशावादी होंगे। ठीक है, आशावादी होंगे और शक्तिशाली होंगे, और लगभग खिलाड़ी टाइप के होते हैं। ठीक है, जो भी खिलाड़ी टाइप का व्यक्ति होगा, एथलेटिक टाइप का होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोमॉर्फिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेसोमॉर्फिक या फिर सोमेटोटोनिया बोलते हैं इस प्रकार वाले को। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा आता है एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, एक्टोमॉर्फिक में क्या होता है, एक्टोमॉर्फिक होता है व्यक्तित्व के आधार पर, और फिर स्वभाव के आधार पर बात करें तो इसी को क्या बोलते हैं, सेरिब्रोटोनिया। ठीक है, सेरिब्रोटोनिया बोलते हैं। और इसमें एक्टोमॉर्फिक या सेरिब्रोटोनिया में किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं, तो इसमें लंबा होगा, दुबला होगा, पतला होगा, कमजोर शरीर वाला, निराशावादी, तनावग्रस्त व्यक्ति होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। फिर है अहम शक्ति, सामाजिकता, हटवादिता इत्यादि किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये शील गुण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन कौन से, अहम शक्ति, सामाजिकता, हटवादिता, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये शील गुण के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी, आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति किस प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, रिपीट करता हूँ एक बार, एकांत प्रिय यानी एकांत में रहने वाले, और संकोची हों मतलब अंदर ही संकोच करते रहते हों किसी चीज़ को, आदर्शवादी हों, आत्मगत दृष्टिकोण वाले हों यानी अंतर मन में चिंतन मनन करने वाले हों। ठीक है, वाले व्यक्ति किस प्रवृत्ति के होते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। ठीक है, कौन से, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब ये होता है, जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होगा वो मतलब एकांत प्रिय होगा, मतलब एकांत में रहना पसंद करेगा, लोगों से कम बोलना पसंद करेगा, मिलनसार कम होगा, लोगों से मिलना जुलना कम होगा, और एक तरह से दार्शनिक टाइप प्रवृत्ति रखने वाला का व्यक्ति होता है अंतर्मुखी वाला, कम बोलेगा। ठीक है, कम बोलता है और एकांत में रहना पसंद करता है, और अपने मन में अपने अंदर ही मतलब समस्या का समाधान जो भी होगा वो निकालने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्या है, व्यवहार कुशल, संकोच रहित, यथार्थवादी सामाजिक व्यक्ति किस प्रवृत्ति के होते हैं, तो ये होते हैं बहिर्मुखी। ठीक है, ये होते हैं बहिर्मुखी। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है, ठीक है, वो मतलब वाचाल होगा यानी बोलने में एक्सपर्ट होगा, ज़्यादा बोलेगा। ठीक है, बोलने में कोई उसे लज्जा शर्म नहीं आएगी, वो जो कुछ मन में आएगा बोल देगा। व्यवहार में कुशल होगा, जहाँ भी जाएगा अपना एडजस्टमेंट तुरंत ही व्यवहार बना लेगा, समायोजन अच्छा कर लेता है। हंसमुख होगा, मिलनसार होगा, और बहिर्मुखी प्रवृत्ति का मतलब होता है वो सब आपस में मतलब तुरंत ही नई जगह पर जाएगा, वहाँ भी वो घुल मिल जाएगा। ठीक है, और जो कुछ मन में आएगा वो बोल देगा, ज़्यादा उसके बारे में विचार नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह के प्रवृत्ति रखने वाले को बहिर्मुखी बोला जाता है। और फिर इसके बाद आता है एक उभयमुखी, जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की, ठीक है, दोनों की क्वालिटी होती है, कंबाइंड होता है, मतलब मिश्रित होता है। बहिर्मुखी अंतर्मुखी दोनों की क्वालिटी जिसमें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उभयमुखी। ठीक है, अगला देखते हैं, लैटिन भाषा परसोना शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है मुखौटा यानी मास्क। ठीक है, अगला देखते हैं और यहाँ पे बता देते हैं आपको, जो ये परसोना है, परसोना का मतलब होता है मुखौटा, यानी मुखौटा मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब है पर्सनालिटी से संबंधित शब्द होता है। ठीक है, जो पर्सनालिटी होती है हमारी वो मतलब केवल फिजिकल फिट रहना या फिजिकल तगड़ी पर्सनालिटी है वहाँ से नहीं इसका ताल्लुकात होता है। ठीक है, जो पर्सनालिटी शब्द होता है उसका मतलब होता है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त हों। ठीक है, तब आप मतलब पर्सनालिटी कहने के लायक हैं, अन्यथा यदि आपका जो है बॉडी फिटनेस तगड़ी है और मानसिक उतना बढ़िया नहीं है सिस्टम, मतलब बात करने में या मानसिक जो IQ कह लीजिए, तब वहाँ पे आपकी मतलब पर्सनालिटी ये नहीं मतलब ये बात नहीं होगी कि आप मतलब शारीरिक फिट हो, मानसिक से मतलब उतना परफेक्ट ना हो। इसमें जो होता है पर्सनालिटी में शारीरिक और मानसिक यानी आंतरिक और बाह्य दोनों जब गुण आपके अच्छे होंगे उसको आप पर्सनालिटी कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं,
अगला क्या हमारा, ऐसे व्यक्ति जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों वर्गों की विशेषताएं होती हैं वो कहलाते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, उभयमुखी कहलाती हैं। ठीक है, क्या उभयमुखी। अगला है, मजबूत मांसपेशियों में हड्डियों वाले सक्रिय परिश्रमी साहसी व्यक्ति शेल्डन के किस वर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, जो तीसरा वाला बताया था एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर, अगला क्वेश्चन है, क्रेस्मर के एस्थेनिक वर्ग में आते हैं। तो इसमें कौन से आते हैं? शारीरिक रूप से कमजोर, लंबे पतले दुबले और निर्बल जो होते हैं वो किस में आते हैं? क्रेस्मर के एस्थेनिक वर्ग में आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्रेस्मर के व्यक्तित्व वर्गीकरण पिकनिक्स में आते हैं। तो छोटे मोटे नाट्य कद वाले गोल शरीर वाले, ये इस प्रकार का जो व्यक्ति होगा वो किस में आएगा? क्रेस्मर के मतलब पिकनिक्स में आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। और क्रेस्मर ने कितने बताए थे? तो क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से मैं याद दिला देता हूँ, पिकनिक्स, एथलेटिक्स और एस्थेनिक, लिप्टोसोमैटिक। ठीक है, और फिर था डायस प्लास्टिक, यानी जिसे हम मिश्रित काय बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है प्रश्न। अगला है हमारा, क्रेस्मर के एथलेटिक्स में आते हैं। तो मतलब एक खिलाड़ी टाइप का जो व्यक्ति होगा, जैसे मजबूत, शरीर से मजबूत होगा, कंधे चौड़े होंगे और कंधा चौड़े होंगे, सीना चौड़ा होगा तथा संतुलित शरीर वाले व्यक्ति जो होंगे, मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब जो खिलाड़ी होंगे, एथलीट टाइप से होंगे, वो किस में आएंगे? एथलीट, मतलब क्रेस्मर के एथलेटिक्स में आते हैं। ठीक है, खिलाड़ी टाइप से जो होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मानसिक योग्यता में समाहित है। तो मानसिक योग्यता जो होती है उसमें क्या समाहित होता है? स्मृति, तर्क, चिंतन और सृजनात्मकता। ठीक है, ये सब समाहित होते हैं मानसिक योग्यता में। अगला देखते हैं क्या होता है, बुद्धिलब्धि, यानी जिसे हम IQ बोलते हैं, को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो यहाँ पे टर्मन ने मापा था। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, इसमें दिक्कत ये रहती है, कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा स्टर्न। ठीक है, क्या मिलेगा? स्टर्न। ठीक है, स्टर्न मिलेगा, कहीं कहीं आपको टर्मन मिलेगा। ठीक है, अब दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती है सॉरी, जो बुद्धिलब्धि का मतलब सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया था वो दिया था स्टर्न ने। ठीक है, किसने? स्टर्न ने दिया था। उन्होंने मतलब जो सूत्र बनाया था, उन्होंने बनाया था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, इतना सूत्र था। ठीक है, कौन सा? अभी मैं आपको बता देता हूँ, क्या था इनका, MA बटे AC। ठीक है, CA। ठीक है, MA बटे CA, इतना सा इनका सूत्र था। ठीक है, किसने दिया था? ये स्टर्न ने दिया था सबसे पहले, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, MA का मतलब होता है मेंटल एज। ठीक है, मेंटल एज, और ये होता है क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, इतना सा सूत्र दिया था इसने, स्टर्न ने। फिर बाद में 1916 में, ठीक है, 1916 में टर्मन ने इसे संशोधित किया था। ठीक है, तब इन्होंने बताया था, इसमें जो बाद में इंटू 100 कर दिया था। ठीक है, फिर से यही वाला सूत्र चलता है। ठीक है, पहले जो था MA बटे, यानी जो सबसे पहले सूत्र दिया था, किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, बस इतना सा सूत्र दिया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। फिर इसको मतलब सबसे पहले मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु स्टर्न ने दिया था। फिर उसके बाद में 1916 में टर्मन ने इसे संशोधित किया। इसमें क्या कर दिया था कि उनको लगा कि अभी इसमें कुछ अधूरा सा है, तो इसी में मतलब उन्होंने इंटू 100, गुणे में 100 कर दिया था। ठीक है, गुणे में 100 कर दिया था, तब से ये मतलब माना जाता है। तो टर्मन, जब सूत्र इसमें दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए मैंने 1-2 बार देखा है पेपर में, जब आता है पेपर में यह क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मतलब यही आ जाता है, मतलब ये सूत्र ही आ जाता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये सूत्र उसमें लिखा रहता है। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि ये सूत्र मतलब 3 सूत्र मतलब 4 दिए होते हैं विकल्प, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब 3 थोड़े गलत सूत्र बनाए होंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, कहूँ भाग बटे में 100 कर देंगे इस प्रकार से। तो उसमें पूछेगा कौन सा सूत्र है, तो आपको यही वाला चुनना होता है। ठीक है,
इस प्रकार से। या दे दिया होता है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये किसने दिया है और 4 नाम लिख देगा नीचे, तो आपको बताना होगा टर्मन ने। ठीक है, इस प्रकार से देगा, वो कंफ्यूज नहीं करेगा आपको। तो जहाँ पर आता है तो यदि पूछता है कि मतलब IQ निकालने का सूत्र किसने दिया है, तो आप टर्मन ही लगाइएगा। ठीक है, टर्मन ना ऑप्शन में हो तो आप स्टर्न लगाइए। ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा वो सूत्र था जिसको मतलब स्टर्न ने दिया था, फिर बाद में इसे पूर्ण किया था किसमें, टर्मन ने 1916 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और जो इसमें जो एज निकाली जाती है, क्वेश्चन कभी कभी एज निकालने को पूछ लेता है कि मानसिक आयु इतनी है, वास्तविक आयु इतनी है, तो इनकी IQ कितनी होगी। तो उसको मानसिक आयु की जगह पे हम मानसिक आयु रख देते हैं। ठीक है, मान लो किसी की मानसिक आयु मान लो 10 है। ठीक है, मान लो 10 है, वास्तविक आयु 20 है। ठीक है, इस तरीके से गुणे में 100 होता ही है सूत्र में। अब काट पीट दो, 10 से कम 10, 10 दूना 20। ठीक है, फिर यहाँ पे काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 यानी 50। इस तरीके से आप काट पीट देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। तो चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। प्रश्न ये वाला रहा, मानसिक आयु प्रत्यय के प्रदाता हैं, तो ये थे विनय। ठीक है मानसिक आयु प्रत्यय के प्रदाता हैं विनय। अगला देखते हैं, शरीर रचना के आधार पर शरीर का वर्गीकरण किसने किया है, तो ये किया था क्रेसमर ने। ठीक है, किसने किया था, क्रेसमर ने किया था, और 4 प्रकार से बताए थे। ठीक है, शेल्डन ने सिर्फ 3 प्रकार बताए थे व्यक्तित्व के आधार पर, और जो क्रेसमर थे उन्होंने 4 प्रकार बताए थे व्यक्तित्व के आधार पर। कौन से थे, पिकनिक, एथलेटिक, आस्थेनिक, लिप्टोसोमैटिक, और एक चौथा था डाइस प्लास्टिक, जिसे हम मिश्रित काय बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, बालक के व्यक्तित्व अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है, तो ये होती है केस स्टडी। ठीक है, रिपीट करता हूँ, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि जो होती है। ठीक है, जो बालक होता है व्यक्तिगत अध्ययन करता है, उसकी मनोवैज्ञानिक जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं, केस स्टडी कहते हैं। अगला देखते हैं, बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है, तो वंशानुक्रम होता है। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक कौन सा होता है, ये वंशानुक्रम होता है, क्योंकि जो वंशानुक्रम लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं, हस्तांतरित होते रहते हैं। जैसे माता में है तो उसकी जो अगली माता पिता में जो लक्षण होंगे वो उसकी अगली आने वाली संतान में हस्तांतरित होते चले जाते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किया था विनय ने। ठीक है, अगला देखते हैं, ड्रा ए मैन परीक्षण किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो ये किया गया था गुड एनफ के द्वारा। अगला देखते हैं, अगला है, बुद्धि का मानसिक बुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किया था जीन पियाजे ने। अगला देखते हैं, 1937 में संशोधित स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता टर्मन मैरिल परीक्षण द्वारा। ठीक है, टर्मन मैरिल परीक्षण इसे कहते हैं। ठीक है, रिपीट करता हूँ, 1937 में संशोधित स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है टर्मन मैरिल परीक्षण। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है टर्मन मैरिल परीक्षण। अगला देखते हैं, बुद्धि लब्धि एक सूचकांक है। ठीक है, किसका, मानसिक विकास की दर का। अगला देखते हैं, आर्मी अल्फा परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण होता है, तो ये होता है शाब्दिक, सामूहिक और सेना में चयन करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, शाब्दिक सामूहिक होता है। ठीक है, शाब्दिक भी होगा और सामूहिक समूह के रूप में भी इसका परीक्षण किया जाता है, और ये किसमें, सेना में चयन करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो क्या होगा इसका, आर्मी अल्फा परीक्षण जो होता है किस प्रकार का होता है, तो शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के कितने पहलू बताए हैं, तो 4 बताए हैं। ठीक, मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के कितने पहलू बताए हैं, तो ये 4 पहलू बताए हैं। अगला देखते हैं, TAT। ठीक है, TAT परीक्षण किसका पालन करता है, तो ये करता है व्यक्तित्व का। अगला है, बालक गणित व विज्ञान में आगे होते हैं जबकि महिलाएं भाषा व सुंदर हस्तलेख में, क्यों, तो इसका अर्थ हो जाएगा, मतलब उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। ठीक है,
क्वेश्चन क्या रिपीट कर देता हूँ। बालक गणित व विज्ञान में आगे होते हैं जबकि महिलाएं भाषा व सुंदर हस्तलेख में आगे होती हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गाल्टन को। ठीक है, प्रोफेसर गाल्टन को कहा जाता है। अगला है, प्रथम बुद्धि परीक्षण विकसित किया गया था या किसने किया था? तो ये थे विनय साइमन थे। ठीक है, प्रथम बुद्धि परीक्षण विकसित किया था विनय साइमन ने। अगला है, बुद्धिलब्धि IQ का सूत्र तैयार किया, तो ये किया था स्टर्न ने। ठीक है, किसने किया था? स्टर्न ने किया था, जो कि अधूरा था उस समय। ठीक है, और जो टर्मन थे उन्होंने इसको पूर्ण किया था। तो सबसे पहले सूत्र तैयार किसने किया था? स्टर्न ने। और उन्होंने क्या तैयार किया था? सिर्फ और सिर्फ मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इतना सा दिया था सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद 1916 में टर्मन ने इसे पूर्ण किया। तो इन्होंने क्या किया? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इतना तो पहले सा था, इसी में 100 जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर पूर्ण रूप जो मतलब पूर्ण रूप से जो तैयार किया वो किसने? टर्मन ने तैयार किया था। ठीक है, तो पेपर बनाने वाला इसमें कन्फ्यूजन रखेगा नहीं, वो एक हिसाब से एक ऑप्शन देगा, स्टर्न देगा या टर्मन देगा। ठीक है, नहीं तो सूत्र लिख देगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो ये वाला जब 100 लगा होगा, इंटू 100 लगा होगा, मतलब गुणे में 100 लिखा होगा, तब आप समझ लेना कि ये सूत्र जो दिया है ये टर्मन ने ही दिया है। क्योंकि इन्होंने जब दिया था स्टर्न ने, तो उस समय क्या बताया था कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक इतना सा दिया था। लेकिन बाद में टर्मन ने इसमें क्या किया? इंटू 100 कर दिया था। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जी कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ये किया था स्पीयरमैन ने। जी कारक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया था। अगला देखते हैं, मानसिक आयु की अवधारणा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो विनय ने किया था। अगला क्या है? प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है, तो ये कहलाता है आर्मी अल्फा परीक्षण। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, तो ये हो जाएगा विनय साइमन, स्टैनफोर्ड विनय और वेसलर। ठीक है, ये सभी क्या हैं? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? विनय साइमन का, स्टैनफोर्ड विनय का और वेसलर जो है, ये सभी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धिमत्ता को माना है तो जन्मजात व सीखने पर आधारित मतलब अधिकतम जो मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, दार्शनिक हैं या मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या माना है कि जो बुद्धि होती है, ठीक है, वो जन्म से होती। कुछ का मतलब ये भी मानना होता है कि जो बुद्धि होती है बालक में, वो जन्मजात होती है, जन्म से उसमें वो गुण निहित होते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक का या कुछ मनोवैज्ञानिक का या कुछ दार्शनिक का, ठीक है, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक शब्द ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, तो कुछ मनोवैज्ञानिक या कुछ दार्शनिक का ये मानना है कि जो बच्चा होता है उसमें जो गुण होते हैं सीखने के, तो पहले से विद्यमान होते हैं। जब ईश्वर उनको ज़मीन पे लाता है तो उससे पहले उसमें निहित कर देता है, उसमें वो तत्व या गुण जो हैं वो फिट कर देता है। लेकिन कुछ दार्शनिक या कुछ मनोवैज्ञानिक का मानना है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो दिमाग होता है वो बिल्कुल कोरे कागज़ यानी सादी स्लेट की तरह होता है। ठीक है, स्लेट की तरह होता है, जिस पे आप सिखाने से या मतलब कुछ भी उस पर अंकित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, कोरा कागज़ होता है, उस पर जो चाहें वो मतलब उस पर अंकित कर सकते हैं, बच्चे के दिमाग पर लिख सकते हैं, उसको जैसा चाहें उसको बना सकते हैं। इसीलिए वाटसन ने एक परिभाषा दी है कि तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें वातावरण के प्रभाव से मतलब अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, ठीक है, यहाँ तक कि अच्छे अपराधी भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कुछ मनोवैज्ञानिक हैं या दार्शनिक हैं, उनका मानना है कि जो बच्चा होता है उसमें जन्मजात गुण होते हैं। ठीक है, कुछ का मतलब ये होता है कि उसको मतलब जन्म के समय उसके दिमाग पे कुछ भी नहीं क्वालिटी होती है, लेकिन बाद में वो सीखते सीखते सब कुछ सीख जाता है। और इस बात से मैं भी अपना समर्थन करता हूँ। यदि बालक जो होता है वो ज़मीन पर जब आता है तो सादा कागज मतलब कोरा कागज होता है, बाद में वो सीखते सीखते सीख जाता है। लेकिन लगभग कुछ प्रतिशत होता है जो वंशानुगत लक्षण होते हैं, वो माता पिता की वजह से बच्चे में होते हैं, तो उनका असर वो हमेशा रहता है। इतना बात तो सही है। ठीक है, चलिए बाकी अपना अपना सोचने का दर्शन है। अगला देख लेते हैं। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर करती है?
ठीक है, क्वेश्चन है व्यक्ति की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर है, तो सामान्य बुद्धि व विशिष्ट बुद्धि पर। ठीक है, अगला देखते हैं, बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो ये की गई है गिलफोर्ड के द्वारा। अगला देखते हैं, सीखने की सरलतम विधि है, तो अनुकरण विधि। अनुकरण मतलब सीखना। ठीक है, मान लो जैसे हम किसी को देखकर कुछ करने लगते हैं, उसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो अनुकरण कहलाता है। कोई अच्छी अच्छी मतलब किसी प्रकार से बात करता, आपको पसंद आ गया, आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी उसकी तरह बातचीत करूं या उसकी तरह मतलब बोलने चालने का, उठने बैठने का, पढ़ने लिखने का उसी की तरह मैं करूं, तो उसको देख कर जो हम सीखते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से जब हम किसी चीज़ को सीख लेते हैं और उसी तरह का कार्य करना चालू कर देते हैं, तो क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है, मतलब दूसरे से सीखना। अगला देखते हैं, संबंधता का नियम दिया है, तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, अगला देखते हैं, लिबिडो की अवधारणा दी है, तो ये फ्राइड ने दी है। ठीक है, किसने, फ्राइड ने दी है। अगला देखते हैं, व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो ये कौन सी विधि होगी, केस अध्ययन या केस स्टडी। ठीक है, व्यक्तिगत मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो केस स्टडी कहिए या केस अध्ययन कहिए। अगला देखते हैं, व्यक्तिगत मूल्यांकन की साधारण विधि है, तो ये हो जाएगी प्रश्नावली विधि। अगला है, अचेतना का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है एडलर ने। ठीक है, एडलर ने दिया है। अगला है क्वेश्चन, अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं, तो इसमें विश्वसनीयता, वैधता और मानक। ठीक है, विश्वसनीयता, वैधता, मानक जो है ये अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं। अगला है, व्यापारी, खिलाड़ी, राजनीतिक नेता, अभिनेता किस प्रारूप के होते हैं या किस प्रकार का व्यक्तित्व रखते हैं, तो ये बहिर्मुखी के अंतर्गत आते हैं सभी। कौन कौन से, व्यापारी हो, खिलाड़ी हो, राजनीतिक नेता हो, अभिनेता हो, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, ये बहिर्मुखी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, आपकी राय में छोटे बच्चों को कितनी आयु में स्कूल भेजना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 4 वर्ष की आयु के बाद मतलब या 4 वर्ष की आयु पर उसे भेजना चाहिए बच्चे को स्कूल में। और फ्रेंड्स यहीं तक आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं कल फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।